नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन अर्धवार्षिक परीक्षा के मुख्य प्रश्न जो कि साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम चैप्टर के हैं उसका रिवीजन करेंगे। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस चैप्टर में से आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर प्रश्न आएंगे ही आएंगे। जैसे देखो, सबसे पहला टॉपिक आता है आप लोगों के, सबसे पहला टॉपिक है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, जिसको आप लोग बोलते हो लॉ ऑफ मास एक्शन। यह नियम गुलबर्ग व वागे नामक वैज्ञानिकों ने दिया, इसलिए इसे गुलबर्ग वागे रूल भी कहा जाता है। यह नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ईच रिएक्टेंट। क्या कहता है ये? जैसे मैंने एक रिएक्शन ली यहां पे N1A प्लस N2B इक्वल्स टू N3C प्लस N4D। ये क्या हो गया आपके रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। देखिए, इसमें रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। वापस प्रोडक्ट किस में चेंज हो रहा है? रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। तो यहां पर देखिए, तो ये जो साइन आ रहा है ये किसका साइन है? इक्विलिब्रियम का साइन है। यहां पर जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो यहां पर RF, और जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होता है तो इसको क्या बोला जाता है? RB। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड, अग्र अभिक्रिया का वेग तथा पश्च अभिक्रिया का वेग। वापस रिपीट करता हूं मैं एक बार। क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। बेटा, सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास को का मतलब होता है कंसंट्रेशन, जिसको आप लोग ब्रैकेट से शो करते हैं। अब जैसे कि अभी आपने रिएक्शन देखी कि रिएक्टेंट जो है किस में चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है। प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, तो वहां पर RF और RB आया। तो जब आप लोग साम्य अवस्था की बात करोगे, किसकी बात करोगे? साम्य अवस्था की बात करोगे, इक्विलिब्रियम की बात करोगे, तो इक्विलिब्रियम पर RF और RB जो है क्या होते हैं? बराबर होते हैं। साम्य अवस्था पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहां पर RF बराबर अग्र अभिक्रिया का वेग, अग्र अभिक्रिया का वेग, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड। RB को बोलते हैं पश्च अभिक्रिया का वेग, पश्च अभिक्रिया का वेग। रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड। तो गुलबर्ग वागे ने क्या कहा? गुलबर्ग वागे ने यह कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो मैंने बोला आप लोगों को, कंसंट्रेशन को ही क्या बोलते हैं? एक्टिव मास बोलते हैं, सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं, जिसको ब्रैकेट से शो किया जाता है। तो मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं। RF वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? A की पावर क्या हो जाएगी? N1, और B की पावर कितनी हो जाएगी? N2। इसको अगर आप खोलते हो तो RF इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? KF। A कितना है? N1, B की पावर कितनी है? N2। इसको आप लोग क्या करोगे? इक्वेशन दे दो फर्स्ट। इसी प्रकार रेट ऑफ बैकवर्ड के लिए, ये रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोपोर्शनल होगा किसके? एक्टिव मास। इसको क्या बोलते हैं? ब्रैकेट को सक्रिय द्रव्यमान, ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? सक्रिय द्रव्यमान। एक्टिव मास मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। क्या हो जाएगा? C की पावर N3, D की पावर N4। इसको आप लोग खोलिए
तो आर बी इज टू क्या हो जाएगा, के बी सी की पावर n3 डी की पावर n4, इक्वेशन क्या हो गई, सेकेंड। यहां पर आप लोग ये देखिए, जो आपको n1 दे रखा है, जो आपको n2 दे रखा है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल है, किसके, रिएक्टेंट के। इसी प्रकार n3 और n4 जो दे रखा है वो नंबर ऑफ मोल है, मोलों की संख्या है, किसके, उत्पाद के, प्रोडक्ट के। बात करते हैं आगे। खैर, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या रख दूं, मैं बराबर रख दूं, बराबर रखूंगा। देखो ना आप, जब भी आप लोग इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं साम्य अवस्था के ऊपर। तो ये क्या आ गया, के एफ बराबर, सॉरी ये क्या आ गया आपके पास, के एफ ए की पावर n1 बी की पावर n2, ये क्या हो गया, के बी सी की पावर n3 डी की पावर n4। इसको आप लोग इधर दे दो और इसको आप लोग उधर दे दो, क्या आ जाएगा, के एफ अपॉन के बी, के एफ अपॉन के बी इक्वल्स टू टी की पावर n3 डी की पावर n4 ए की पावर n1 और बी की पावर n2। ये क्या था, प्रोडक्ट, ये क्या है, रिएक्टेंट। और इसको आप लोग लिखोगे किससे, के से, के बराबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये क्या है, गुलबर्ग-वागे रूल है, गुलबर्ग-वागे रूल है। यहां पर के को बोलते हैं वेग स्थिरांक, क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। वापिस रिपीट करते हैं एक बार। लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है, देखिए ये आपके पास कोई रिएक्शन है, N1A N2B किस में चेंज हो रही है, N3C प्लस N4D में। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड, अग्र अभिक्रिया का वेग। जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होता है तो पश्च अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ बैकवर्ड। साम्य अवस्था के ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों ही इक्वल होते हैं। जब मैं अग्र अभिक्रिया की बात करता हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड की बात करता हूं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए की पावर n1 बी की पावर n2। जब प्रोपोर्शनल को खोलोगे तो क्या आ जाएगा, के एफ। इसी प्रकार रेट ऑफ बैकवर्ड की बात करते हैं तो आर बी प्रोपोर्शनल होगा किसके, सी की पावर n3 डी की पावर n4 के। इसको खोलोगे प्रोपोर्शनल को तो क्या आएगा, के बी। तो यहां पर रिजल्ट क्या आ चुका है, के बराबर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। के का मतलब क्या होता है, वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं। केपी और केसी में संबंध देखो आप लोग, रिएक्शन क्या थी, N1A प्लस N2B से क्या बन रहा है, N3C प्लस N4B। यहां पर ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड, और जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होता है तो रेट ऑफ बैकवर्ड। आप लोगों को पता है साम्य अवस्था के ऊपर, इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होते हैं। तो साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, क्रिया का नियम।
क्या कहता है, के बराबर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन सा है, ये रहा, रिएक्टेंट कौन सा है, ये रहा। तो ये सी, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान। इसके मोल कितने हैं, N3। ये डी के मोल कितने हैं, N4। ए के मोल कितने हैं, N1। बी के मोल कितने हैं, N2। अगर मैं बात करूं किसके लिए, सांद्रता के लिए, किसके लिए, सांद्रता के लिए, फॉर कंसंट्रेशन, फॉर कंसंट्रेशन, क्या कहता है क्या हो गया, केसी इक्वल्स टू, सांद्रता के लिए और कंसंट्रेशन केसी, क्या हो जाएगा, सी सी N3 सी डी N4 सी ए N1 सी बी N2। अगर मैं दाब की बात करूं, दाब के लिए, इसके लिए, दाब के लिए, फॉर प्रेशर, क्या हो जाएगा, केपी इक्वल्स टू पी सी N3 पी डी N4 पी ए N1 पी बी N2। इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट दे दो और इसको आप लोग इक्वेशन सेकंड दे दो। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ रखी होगी आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस, आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी। यहां पर पी मतलब प्रेशर, दाब, पी मतलब आयतन, एन मतलब मोल, आर मतलब गैस नियतांक और टी का मतलब होता है ताप। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। तो देखो P इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी और P इज इक्वल टू सी आर टी, P इज इक्वल टू सी आर टी, क्योंकि N अपॉन वी मोल बटेवा आयतन, मोल बटेवा लीटर, मोल अपॉन लीटर को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, C। तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ए आर टी, पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी आर टी, पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी सी आर टी, पी डी इक्वल टू सी डी आर टी। इनको आप लोग क्या करो, इक्वेशन थर्ड दे दो। अभी आप लोगों ने देखा था, अभी आप लोगों ने देखा था प्रेशर के लिए केपी बराबर पीसी पीडी पीए पीबी। अगर मैं इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दूं, देखिए पीए पीबी पीसी पीडी की वैल्यू इक्वेशन सेकंड की वैल्यू अगर इक्वेशन थर्ड में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, केपी इज इक्वल टू सी सी आर टी N3 सी डी आर टी N4 सी ए आर टी N1 सी बी आर टी N2। अब आप लोग इस इक्वेशन में देखिए आर टी इसमें भी आर टी है, इसमें भी आर टी है, इसमें भी आर टी है और इसमें भी आर टी है। आर टी क्या आ रहा है, कॉमन। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, देखिए सी सी N3 सी डी N4 सी ए N1 सी बी
N2 RT क्या आ गया कॉमन RT N3 प्लस N4 अपॉन RT N1 प्लस N2। इसको आप लोग क्या करिए इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। अगर आप लोग इक्वेशन फर्स्ट को 1 का मान 4 में रखते हैं, 4 में रखने पर इक्वेशन फर्स्ट पुट इन फोर्थ क्या आ जाएगा KP इक्वल्स टू KC RT। आप लोगों को पता है कोई भी अगर वैल्यू नीचे से ऊपर जाती है तो साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। RT N3 प्लस N4 माइनस N1 प्लस N2। ये क्या आ गया ये प्रोडक्ट के मोल और ये रिएक्टेंट के मोल, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको आप लोग किससे लिखेंगे डेल्टा N से लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या आती है आप लोगों के पास KP इक्वल्स टू KC RT की पावर डेल्टा N। इक्वेशन क्या आती है KP इक्वल्स टू KC RT की पावर डेल्टा N। 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हाफ ईयरली के लिए। इसके अंदर आप लोग देखो डेल्टा N क्या होता है, डेल्टा N होता है उत्पाद के मोल माइनस अभिकारक के मोल। किसमें होने चाहिए गैसीय अवस्था में होने चाहिए। मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। एक बार वापिस रिपीट करता हूं बच्चों, KP और KC में संबंध क्या कहता है। देखिए ये इक्वेशन दे रखी है, साम्य अवस्था के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होते हैं बराबर होते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है K इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सांद्रता के लिए क्या आ जाएगा KC इक्वल्स टू क्या है CC की पावर N3 CD की पावर N4 CA की पावर N1 और CB की पावर N2। अगर मैं प्रेशर की बात करूं फॉर प्रेशर तो क्या आ जाएगा KP इक्वल्स टू क्या है PC N3 PD N4 PA N1 और PB की पावर कितनी है N2। आप लोग क्या करोगे आप लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन का नाम सुना होगा। PV इक्वल्स टू क्या होता है nRT होता है, तो P इक्वल्स टू N अपॉन V RT हो जाएगा। और N अपॉन V को क्या लिख सकते हैं आप लोग N अपॉन V को क्या लिख सकते हैं आप लोग C लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं C लिख सकते हैं, सांद्रता कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। तो PA बराबर क्या हो जाएगा CART, PB CBRT, PC इक्वल्स टू CCRT, PD इक्वल्स टू CDRT। अगर मैं इस इक्वेशन थर्ड को KP की जगह रख दूं, KP के मान में रख दूं तो देखो ये इक्वेशन आ गई। इसमें RT क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, इसमें भी RT क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। मैंने इनको क्या कर दिया कॉमन ले लिया। तो ये किसकी वैल्यू है ये, इसमें से मैंने किसकी वैल्यू निकाली KP की, KP में से मैंने RT को क्या कर दिया बाहर निकाल दिया। इसमें आप लोग देखो ये जो इक्वेशन आ रही है आप लोगों के पास ये वाली इक्वेशन ये किसकी है KC की, और ये क्या हो जाएगा नीचे वाली वैल्यू अगर ऊपर जाएगी तो साइन किसका लग जाएगा माइनस का लग जाएगा। क्या आ जाएगा RT की पावर क्या है डेल्टा N कैसे निकालते हैं उत्पाद के मोल माइनस अभिकारक के मोल, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है अब KP बराबर KC RT की पावर डेल्टा N। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग आती है अम्ल क्षार अवधारणा, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैं आपको वापिस रिपीट कर रहा हूं, जो भी मैं साम्य अवस्था के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ये अर्धवार्षिक के नजरिए से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये रिवीजन क्लास है अर्धवार्षिक के लिए, कृपया करके इनको ढंग से देखें और ढंग से सीखें। देखिए और कॉपी पेन लेके बैठो, सोल्व करो इनको फटाफट, लिखो फटाफट। देखो सर पहली थ्योरी आती है इसके अंदर आर्हेनियस की थ्योरी, आर्हेनियस की अवधारणा। आर्हेनियस क्या कहता है आप लोगों ने बचपन की क्लासों में जो छोटी क्लासें होती है उसके अंदर पढ़ा होगा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो H+ देते हैं, बेस वो होते हैं जो OH- देते हैं। पर एसिड बेस के जैसे जैसे आप लोग बड़ी क्लासों में जाते हो, हाई लेवल क्लासेज में जाते हो, तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता जाता है चेंज होता जाता है। तो देखो
सबसे पहला आता है एसिड। एसिड क्या होता है? एसिड वो होता है जिसको आप लोग अगर पानी के अंदर डालते हो, किसके अंदर डालते हो? पानी के अंदर, वाटर के अंदर डालते हो तो टूट जाता है और क्या देता है? H+। मतलब एसिड वो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन के अंदर क्या त्याग करते हैं? H+ त्याग करते हैं, उसको अम्ल कहते हैं, उसको एसिड कहते हैं। जैसे देखिए HX, HX को तोड़ो, H+, X-, तो यहां पर इसने देखो H दिया कि नहीं दिया? H अगर देता है तो ये क्या हो गया? एसिड। इसी प्रकार अपन बात करते हैं किसकी? बेस की। बेस क्या होते हैं? जो जलीय विलयन के अंदर क्या? OH- त्याग करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? बेस कहा जाता है, उसको क्षार कहा जाता है। जैसे NaOH को तोड़िए आप लोग, कैसे तोड़ोगे? Na+ और OH-, तो बताइए ये OH- त्याग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये OH- डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। अगली थ्योरी लेते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी है ब्रोस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रोस्टेन-लोरी की अवधारणा क्या कहता है? अभी आप लोगों ने आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में यह था कि एसिड वो होते हैं जो जल में, जो वाटर में H+ डोनेट करते हैं, जबकि बेस वो होते हैं जो जल में OH- का त्याग करते हैं। अब आती है ब्रोस्टेन-लोरी। ब्रोस्टेन-लोरी क्या कहती है कि एसिड वो होते हैं जो H+ का क्या करते हैं? दान करते हैं, डोनेट H+ आयन, जबकि बेस वो होते हैं जो H+ क्या करते हैं? गेन करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। अब इसके अंदर देखो आप लोग, ब्रोस्टेन-लोरी के अंदर, ब्रोस्टेन-लोरी के अंदर संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले संयुग्मी अम्ल की। संयुग्मी अम्ल की, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड। कॉन्जुगेटेड एसिड कैसे बनता है? जब आप लोग किसी बेस के अंदर H+ जोड़ देते हो, किसी बेस के अंदर क्या कर देते हो? H+ जोड़ देते हो, तो क्या बनता है? कॉन्जुगेटेड एसिड बनता है। समझ में आ रहा है बच्चों? कॉपी पेन लेके बैठो बच्चों। देखो अगर मैं बात करूं किसकी? संयुग्मी क्षार की, कॉन्जुगेटेड बेस की। तो कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है कि आप लोग क्या करोगे? एसिड में से एक H+ को क्या कर दोगे? बाहर कर दोगे, इसको बोलते हैं आप लोग कॉन्जुगेटेड बेस। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं यहां पे H2O, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है H2O। H2O का कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस दोनों निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन संयुग्मी अम्ल की, कॉन्जुगेटेड एसिड की। कॉन्जुगेटेड एसिड वो होता है जिसके अंदर आपको क्या करना है? H+ जोड़ना है। तो H2O के अंदर अगर मैं H+ जोड़ देता हूं तो क्या बनेगा? H3O+। तो H3O+ क्या है? कॉन्जुगेटेड एसिड है। किसका? H2O का। H2O का कॉन्जुगेटेड एसिड कौन है? H3O+। जबकि कॉन्जुगेटेड बेस की अगर बात करते हैं तो आप लोग क्या करोगे? कॉन्जुगेटेड बेस के अंदर, संयुग्मी क्षार के अंदर एसिड में से क्या निकाल दोगे? H+। तो इसमें से अगर मैं H+ क्या करूं? माइनस करता हूं तो क्या बन जाएगा? OH-। तो OH- जो है H2O का, OH- जो है H2O का कॉन्जुगेटेड बेस है, जबकि H3O+ H2O का कॉन्जुगेटेड एसिड है। आगे देखते हैं एग्जांपल। जैसे अगला लेते हैं अपन अमोनिया। अगला क्या लेते हैं अपन? अमोनिया। देखो अमोनिया NH3। NH3 का अगर आप लोगों को कॉन्जुगेटेड एसिड निकालना है तो आप लोग क्या करोगे? H+ जोड़ोगे। और इसी प्रकार आपको कॉन्जुगेटेड बेस निकालना है तो इसमें से H+ क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो अगर इसमें से H+ जोड़ा है तो क्या हो गया? NH4+। ये क्या हो गया? कॉन्जुगेटेड एसिड। किसका? NH3 का। अगर कॉन्जुगेटेड बेस निकालना है तो क्या हो जाएगा? NH2-। तो NH2- कॉन्जुगेटेड बेस है। किसका? NH3 का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान रखना। जैसे मैं आपसे पूछूं F- का कॉन्जुगेटेड एसिड निकालना आपको,
तो F माइनस का कॉन्जुगेटेड एसिड निकालना, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको क्या करना है, H प्लस जोड़ना है। अगर H प्लस जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, HF। तो HF क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड एसिड हो गया। कॉन्जुगेटेड एसिड किसका है ये, F माइनस का। F माइनस का F माइनस का कॉन्जुगेटेड एसिड कौन है, HF। अगली थ्योरी आती है लुईस की अवधारणा, लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट सबसे एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अंदर, अम्ल क्षार अवधारणा के अंदर सबसे पहले थ्योरी आई थी आर्हेनियस की। आर्हेनियस ने क्या बोला था, अम्ल वे होते हैं, एसिड वो होते हैं जो H प्लस डोनेट करते हैं वाटर के अंदर, बेस वो होते हैं जो OH माइनस डोनेट करते हैं। प्रोस्टेन लोरी क्या कहती है, एसिड वो होते हैं जो H प्लस डोनेट करते हैं, और बेस वो होते हैं जो H प्लस क्या करते हैं, गेन करते हैं। अगली थर्ड थ्योरी आती है आप लोगों के पास, लेविस कॉन्सेप्ट, लुईस की अवधारणा। तो क्या कहता है, एसिड वो होते हैं जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेविस एसिड बोलते हैं। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, ऑल पॉजिटिव चार्ज, ऑल पॉजिटिव चार्ज, सभी धनायन, सभी धनायन, धनायन, जैसे H3O प्लस, जैसे NH4 प्लस। तो जिसके ऊपर प्लस आता है वे सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, लुईस अम्ल के एग्जाम्पल हैं। दूसरा एग्जाम्पल आता है इसमें अपूर्ण अष्टक, अपूर्ण अष्टक, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट के अंदर एग्जाम्पल आते हैं आप लोगों के बोरॉन एंड बेरिलियम फैमिली। बोरॉन व बेरिलियम के कोई से भी सदस्य आते हैं वो सारे के सारे लुईस अम्ल हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन AlCl3, ये क्या है, लुईस अम्ल है। MgCl2 क्या है, लुईस अम्ल है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है क्षार। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, दान करते हैं, डोनेट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लुईस क्षार बोलते हैं, लेविस बेस बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए आप लोग। एग्जाम्पल, ऑल नेगेटिव चार्ज, ऑल नेगेटिव चार्ज, सभी ऋणायन, सभी ऋणायन, सभी ऋणायन। कौन कौन से, जैसे देखो OH माइनस, NH2 माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आता है सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा आता है, दूसरा आता है लॉन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। देखो H2O, H2O के ऊपर लॉन पेयर होता है कि नहीं होता है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लॉन पेयर, ये क्या है, लुईस बेस है। NH3, NH3 के ऊपर N के ऊपर क्या होता है, लॉन पेयर, ये क्या है, लेविस बेस है, लुईस स्टार है। अगली हेडिंग आती है बफर विलियन। कौन से विलियन, बफर विलियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, बफर विलियन, बफर सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये। देखो बफर विलियन क्या होता है, तो बफर विलियन वो होता है जो पीएच परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, रेसिस्ट चेंज इन पीएच। जो पीएच परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, उसको क्या बोलते हैं, बफर विलियन बोलते हैं। बेटा बफर विलियन दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। टाइप्स ऑफ बफर विलियन, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर विलियन के प्रकार, विलियन के कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपके
पहला होता है सामान्य बफर विलयन। कौन सा है? सामान्य बफर विलयन, नॉर्मल बफर सॉल्यूशन। और दूसरा कौन सा होता है? मिश्रित बफर विलयन, मिश्रित बफर विलयन, मिक्सर बफर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। देखिए, सामान्य बफर विलयन और मिश्रित बफर विलयन क्या होते हैं? तो सामान्य बफर विलयन वो होता है जो वीक एसिड, जो सामान्य बफर विलयन वो होता है जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बनता है। वीक एसिड प्लस वीक बेस से मिलकर बनता है, उसको क्या बोलते हैं? सामान्य बफर विलयन बोलते हैं, नॉर्मल बफर सॉल्यूशन। तो वीक का मतलब क्या होता है? जो वीक का मतलब, दुर्बल का मतलब वो होता है जो आसानी से नहीं टूटता है, जबकि स्ट्रॉन्ग, प्रबल का मतलब वो होता है जो इजीली टूट जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसका एग्जाम्पल है CH3COOH प्लस NH4OH। ये किसका एग्जाम्पल है? सामान्य बफर विलयन का। मिक्सर बफर सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अम्लीय, एक तो होता है अम्लीय। एक तो होता है आप लोगों के अम्लीय, और दूसरा क्या होता है? क्षारीय। अम्लीय एसिडिक, और दूसरा क्या होता है? क्षारीय बेसिक, बेसिक। अम्लीय बफर विलयन वो होते हैं जो दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से मिलकर बनते हैं। वीक एसिड एंड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। जबकि क्षारीय बफर विलयन वो होते हैं जो वीक बेस प्लस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बनते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? वीक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH प्लस वीक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। इसी प्रकार वीक बेस का फॉर्मूला क्या होता है? NH4OH प्लस वीक बेस का फॉर्मूला क्या है? NH4OH, और स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मूला HCl। तो वापस रिपीट करते हैं एक बार, बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? बफर सॉल्यूशन वो होता है जो पीएच परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है, रेसिस्ट ऑफ पीएच। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? नॉर्मल बफर सॉल्यूशन। दूसरा कौन सा है? मिक्सर बफर सॉल्यूशन, सामान्य बफर विलयन और मिश्रित बफर विलयन। सामान्य बफर विलयन वो होता है जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बनता है, जबकि मिश्रित बफर सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है एसिडिक और एक होता है बेसिक। एसिडिक बफर सॉल्यूशन वो होता है जो वीक एसिड एंड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है, जबकि क्षारीय बफर विलयन वो होता है, बेसिक बफर सॉल्यूशन वो होता है जो वीक बेस प्लस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली हेडिंग आती है हेजल हेंडरसन समीकरण। एंडरसन हेजलबेक इक्वेशन क्या कहती है ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, जैसे अपन बात करते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन की, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, अम्लीय बफर विलयन की, अम्लीय बफर विलयन। अम्लीय बफर विलयन क्या कहता है? देखो, ये बनता किससे है? वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। देखो कैसे निकालते हैं,
जैसे मैंने यहाँ पर एसिड लिया CH3COOH, इसको तोड़ा मैंने, इसमें टूटेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। आप लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा होगा, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था अपन ने। यहाँ पे क्या कहता है ये लॉ ऑफ मास एक्शन? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्या कहता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये क्या हो गया आपके पास? के बराबर क्या हो गया? CH3COO माइनस, ये ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं? सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास। और ये क्या हो गया आपका? H प्लस अपॉन CH3COOH। अब बताइए ये एसिड है या बेस है? एसिड है तो यहाँ क्या लग जाएगा? Ka। अब इसको मैं इधर दे देता हूं, इसको मैं इधर ले लूं, क्या बचेगा? H प्लस। तो ये क्या हो गया? H प्लस इक्वल्स टू क्या आ गया? Ka। ये क्या है? CH3COOH अपॉन कौन हो गया? CH3COO माइनस। तो ये क्या है? H प्लस बराबर ये आ गया आपके पास Ka। ये क्या है? एसिड। और ये कौन है? सॉल्ट। अब आपको क्या करना है? दोनों तरफ लॉग लेना है, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? देखो, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, तो ये हो गया आपके पास log H प्लस इक्वल्स टू log Ka प्लस log एसिड माइनस log सॉल्ट। देखो ये ऊपर है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो साइन किसका आ जाएगा? माइनस का। अब आपको क्या करना है? इक्वेशन के अंदर साइन चेंज करना है। प्लस की जगह क्या करोगे? माइनस, और माइनस की जगह क्या करोगे? प्लस। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस log H प्लस इक्वल्स टू माइनस log Ka। फिर क्या आ जाएगा? माइनस log एसिड। फिर क्या आ जाएगा? प्लस, माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस log सॉल्ट। और आपको पता होगा माइनस log H प्लस किसका फॉर्मूला है? पीएच का, पीएच निकालने का फॉर्मूला है। पीएच का मतलब क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। तो इसकी जगह अपन क्या लिख देते हैं? पीएच बराबर ये क्या हो जाएगा? pKa। ठीक है, इस टर्म को मैं आगे लिख देता हूं, प्लस log ये क्या हो गया? सॉल्ट। ये क्या है? माइनस log एसिड। तो क्या हो गया? pH बराबर pKa प्लस ये कौन है? log सॉल्ट अपॉन एसिड। ये इक्वेशन आ गई आप लोगों के, कौन सी? हेजल हैंडरसन समीकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फटाफट मैं आपको वापस बता देता हूं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ मास एक्शन। उसके बाद क्या पढ़ा था आप लोगों ने? केपी और केसी में संबंध। उसके बाद पढ़ा आप लोगों ने अम्ल क्षार की अवधारणा, और फिर बफर विलयन। जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं आज वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के नजरिए से। थैंक यू, धन्यवाद।